हेलो एवरीवन। कल हम लोग क्लास 12th का यूनिट नंबर 1 का सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 3 देखे थे। और वीडियो नंबर 3 में बताया था कि सॉलिड टाइप्स, सॉलिड के प्रकार, सॉलिड कितने प्रकार का होता है। बताया था सॉलिड 4 प्रकार का होता है। पहला बताया था मेटालिक सॉलिड, दूसरा बताया था आयनिक सॉलिड, तीसरा बताया था कोवैलेंट सॉलिड, चौथा बताया था मॉलिक्यूलर सॉलिड। और कल 2 प्रकार का सॉलिड हम लोग देख लिए थे, मतलब मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड दोनों हो गया था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड की। तो कोवैलेंट सॉलिड, जिसे हम लोग संयोजक ठोस के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा सॉलिड होता है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच, जिनके एटम्स के बीच हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। 3D स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है और 3D स्ट्रक्चर के कारण हमें यहाँ पे स्ट्रांग अट्रैक्शन देखने को मिल जाता है इनके अणुओं के बीच में। स्ट्रांग अट्रैक्शन इनके अणुओं के बीच में देखने को मिल जाता है। और 3D के कारण जो स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, इस प्रकार का जो सॉलिड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। और दूसरा ऑप्शन अगर बात करें, दूसरा पॉइंट, तो जो कोवैलेंट सॉलिड होता है, कोवैलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। अब हम बात करते हैं कि 3D क्या होता है। तो 3D मतलब जो होता है 3D एक वो 3 अक्ष को दिखाता है। जैसे अगर ये मेरे पास एक एक्सिस हो गया x, और ये हमारे पास हो गया दूसरा एक्सिस y, और ये हमारे पास हो गया तीसरा एक्सिस z। अब इसके बारे में बात करेंगे हम आगे वीडियो में। तो जो x एक्सिस होता है, जो केवल एक एक्सिस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं 1D, मतलब 1 डायमेंशनल। और अगर y इसके साथ में अगर y एक्सिस को ले लिया जाए तो यहाँ पे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 2D, मतलब 2 डायमेंशनल। और अगर इसे देखा जाए तो इसको मिला के 3 हो गया, एक ये 3 हो गया। तो इस प्रकार का जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल हमेशा कहाँ पे पाया जाता है? कोवैलेंट सॉलिड में। तो कोवैलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके बीच हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और 3D स्ट्रक्चर के कारण इसके बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो 3D के कारण हमें स्ट्रांग अट्रैक्शन देखने को मिलता है। दूसरा बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही उच्च होता है। तो अगर सारे केसों में देखा जाए, रेयर केसों में, तो सभी केसों में जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वो मेटालिक से भी ज़्यादा होता है, ये कोवैलेंट से भी ज़्यादा होता है, इसके बाद जो मॉलिक्यूलर बनेगा उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है? आयनिक का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका भी क्या होता है? इसका भी अधिक होता है। अब एक थोड़ा सा अगर अपवाद के रूप में देखा जाए, एक्सेप्शन के रूप में देखा जाए, तो जैसे मैंने ले लिया एक डायमंड ले लिया, डायमंड, और दूसरा ले लिया ग्रेफाइट। आप सबको पता कि ये जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है, ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन सॉलिड। अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगर इसके अगर संकरण की बात करें, हाइब्रिडेशन की, जो कक्षा 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसका हाइब्रिडेशन जो बनता है वो sp3 का बनता है, और जो इसका हाइब्रिडेशन बनता है वो sp2 का बनता है। अगर इसमें दूसरा बात करें तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन। नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह एज ए इंसुलेटर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एज ए इंसुलेटर का। बट इसमें जो होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंडक्टिविटी शो करता है, और इसे हम लिख देते हैं कंडक्टर में। अगर तीसरा देखा जाए, इसके बाद अगर ये इंसुलेटर होता है तो अगर इसका शेप देखा जाए तो इसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। और जो इसका शेप होता है, जो ग्रेफाइट का शेप होता है, ग्रेफाइट का शेप हेक्सागोनल बनता है, हेक्सागोनल बनता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। तो इस प्रकार का जो सॉलिड होता है, इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, ZnS हो गया, ये सारे के सारे जितने होते हैं इसे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के रूप में जानते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। फिर से एक बार, कोवैलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिनके एटम्स के बीच में हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3D स्ट्रक्चर होने के कारण इनका जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। दूसरा अगर बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। अगर अपवाद के रूप में देखा जाए, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में देखा जाए, तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट sp3 बनाता है हाइब्रिडेशन, इसका sp2 होता है। इसमें डायमंड में किसी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए एज ए इंसुलेटर का कार्य करता है।
लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह एज ए कंडक्टर का कार्य करता है। अगर इसका शेप देखा जाए डायमंड का, तो डायमंड का शेप होता है टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का शेप होता है हेक्सागोनल। तो इस प्रकार का जो सॉलिड होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैंने जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिंक सल्फाइड। अभी हम चौथा और लास्ट वाला बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिनके एटम्स के बीच में या फिर जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें वीक अट्रैक्शन बल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो सॉलिड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर से, मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिनके अणुओं के बीच, जिनके परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर होता है, वीक अट्रैक्शन बल मिलता है। तो वीक अट्रैक्शन बल को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? तो पहला भाग, अगर पहले इसमें हम बात करें तो पहला हमारे पास होता है पोलर, एक हम बांट दें पोलर सॉलिड में, और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉलिड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीनों प्रकार का जो सॉलिड होता है इसमें हमेशा वीक अट्रैक्शन होता है। वीक अट्रैक्शन होने के कारण इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखते हैं। जैसे इसमें अगर एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया। तो इन सभी सॉलिड में जो होता है वीक अट्रैक्शन बल, और वीक अट्रैक्शन बल होने के कारण जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक चीज़ और, किसी भी एटम से का मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है स्टेट। किसी भी एटम्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिपेंड करता है उसकी अवस्था पे, स्टेट पे डिपेंड करता है। पहला, अगर मॉलिक्यूलर मास लो होता है तो हमेशा वो गैस अवस्था में या गैस स्टेट में होता है। ऑप्शन नंबर 2, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है किससे? गैस से। तब वो किस अवस्था में आएगा? लिक्विड अवस्था में आएगा। तीसरा, अगर मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है तो वो आता है सॉलिड स्टेट में। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि मॉलिक्यूलर किसी भी एटम्स का, किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो गैसीय स्टेट में हम लोग लिखते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो सॉलिड में आ जाता है। मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाला गैसीय अवस्था धारण करता है, और ये लिक्विड और ये सॉलिड। अगर इसके रूप में हम लोग बात करें हैलोजन समूह को, हैलोजन बताया गया कि Cl, Br, I, F ये सारे के सारे होते हैं। अगर इसमें बात करें तो ये जो क्लोरीन होता है और ये फ्लोरीन होता है, ये गैसीय अवस्था व्यक्त करते हैं। ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। जो आई होता है, आई सॉलिड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इन दोनों से बेहद लो होता है। उसके बाद इसका होता है और सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है उसे हम लोग सॉलिड में देखते हैं, उससे कम का लिक्विड में देखते हैं, सबसे कम का गैसीय में देखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे।